स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर। मुझे पता है मैंने अब तक आपको जितना पढ़ाया आपको वो समझ आया, क्योंकि आपको वो समझ आया तभी आप आज के इस वीडियो पर हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी हम वेक्टर को किस तरह से तोड़ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी पूरी फिजिक्स में आपकी हेल्प करने वाला है पूरी मैकेनिक्स पढ़ने के लिए। तो चलो बिना किसी देरी के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? वेक्टर को तोड़ना। रिजोल्यूशन यानी स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। देखो क्या होता है, जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव करेगी, जैसे कि हमारी कोई बॉल है इस तरह से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इतनी स्पीड के साथ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये चल रही है तो हमारी बॉल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी? ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमारी ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रही है तो हम बोल सकते हैं ये एक्स एक्सिस में इस स्पीड से जा रही है। अगर ऊपर जा रही है तो हम बोल सकते हैं वाई एक्सिस में जा रही है। यानी हमारी ऑब्जेक्ट जो 1D मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, तो उस कंडीशन में उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करना बहुत ईजी है। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है, अगर हमारी ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल मोशन ना कर रही हो और वो 2D या 3D मोशन कर रही हो, यानी वो उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो मोर देन 1 डायरेक्शन हो। किस तरह से? जैसे कि अगर हमारा एक एरोप्लेन है वो इस तरह से फ्लाई कर रहा हो, ठीक है, जैसे नीचे से ऐसे जा रहा है, इस तरह से फ्लाई कर रहा हो, तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे? अगर हम इस लाइन पे देखेंगे तो इस पे भी वो आगे जा रहा है और ऐसे देखेंगे तो वो ऐसे भी जा रहा है। तो इस तरह का मोशन क्या होगा? प्लेन मोशन ही ना, प्लेन, जब हमारी ऑब्जेक्ट 2 या 3 डायमेंशन में मोशन कर रही है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब हमारी ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करती है तो हम उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने आज के टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्या है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? क्या है? टू स्प्लिटिंग वेक्टर्स इन डायरेक्शन, यानी कि जब हम अपने वेक्टर को एक से ज्यादा डायरेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट कर दें, तो उस प्रोसेस को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो सपोज हमारी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है प्लेन में। जब वो प्लेन में मूव कर रही है तो यानी उसके अंदर क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? हमारी वेक्टर, यानी उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो अब हमें क्या देखना है? जब वो प्लेन में एक से ज्यादा डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें वैल्यू निकालनी होती है, कल हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर अपनी लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो तो हमने अपनी एक वीडियो में पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा था। और पोजीशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? ओरिजिन एक पॉइंट को मानते हैं और उसको हम मानते हैं ओरिजिन O। तो यहाँ से दो एक्सिस जाएंगी, ये तो हो जाएगी एक्स एक्सिस और ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। जो भी मेजरमेंट होगा वो ओरिजिन से होगा हमारे, ठीक है, ये तो आपको याद है। अब सपोज हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ फ्लाई कर रही है, इस तरह से जा रही है हमारी ऑब्जेक्ट का मोशन, इस तरह से। सपोज ये है हमारा वेक्टर ए, ठीक है, ये क्या है? हमारा वेक्टर ए, ठीक है। अब हमें इस वेक्टर का स्प्लिट एंड देखना है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग किस तरह से स्प्लिट होता है ये देखना है। सपोज हमने माना ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है ये वेक्टर, और वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन को बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन। ये हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। तो अब हमें इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में स्प्लिट करना है। तो देखो क्या होता है, पहले सपोज ये हो जाता है हमारा ax और इधर हो जाता है ay। तो ax की जो वैल्यू होती है वो होती है a cos अल्फा, ठीक है, और ay की वैल्यू होती है a cos बीटा, ठीक है। अगर हमारे पास 3 एक्सिस है, 3D मोशन है और सपोज उसके साथ ये गामा एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ए वाई की वैल्यू a cos गामा, ठीक है। इस तरह से हमारे वेक्टर स्प्लिट होते हैं। लेकिन क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, एक्सिस के साथ साथ हमारी स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ, क्योंकि हमारी वेलोसिटी है तो इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो इसके डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो यहाँ पे जो वेक्टर ए होगा वो हो जाएगा ax प्लस ay प्लस az हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए क्या लिख सकते हैं हम? ax की वैल्यू कितनी होगी? a cos अल्फा प्लस ay a cos बीटा प्लस a cos गामा,
ये वैल्यूज आ जाएंगी। बट हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन होती है हम उसको आई कैप से डिनोट करते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप आ जाती है। ठीक है, अब ये आई जे और के क्या है? ये आई जे और के को यूनिट वेक्टर बोला जाता है। क्या होते हैं? आई जे और के हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं। इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप इज ऑलवेज 1। इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा 1 होता है। ये सिर्फ हमारी डायरेक्शन को शो करते हैं। आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट का मोशन है, और वाई का मतलब, जे कैप का मतलब है वाई एक्सिस के अलोंग मोशन है, और के कैप का मतलब है जेड एक्सिस के अलोंग हमारी ऑब्जेक्ट का मोशन है। ये सिर्फ हमारी डायरेक्शन को बताते हैं, बाकी इनका कोई रोल नहीं होता है। इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो हम इस तरह से वेक्टर ए को स्प्लिट कर सकते हैं जितनी भी एक्सिस में हमारा वेक्टर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। एक्स एक्सिस, अगर ए एक्स की बात करेंगे तो ए कोस अल्फा आई, वाई के लिए बात करेंगे तो ए कोस बीटा जे, और जेड के लिए बात करेंगे तो ए कोस गामा के आ जाएगा। ठीक है, जो ये होते हैं हमारे आई जे और के, क्या है? ये यूनिट वेक्टर होता है जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी आई परपेंडिकुलर टू जे परपेंडिकुलर टू के कैप। ठीक है, आई परपेंडिकुलर टू जे होगा, जे परपेंडिकुलर टू के होगा, और के परपेंडिकुलर टू आई होगा। दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इनके बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, कई बार जब हम दो एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की, ठीक है ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन टू एक्सिस, बिटवीन टू एक्सिस एक्स एंड वाई। ठीक है, किस तरह से होगा इनका स्प्लिट एंड? तो हमारा वेक्टर ए है, तो ये हमारा स्प्लिट हो रहा है दो पार्ट्स में। तो वेक्टर ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ए एक्स प्लस ए वाई। ए एक्स की वैल्यू कितनी होती है? ए कॉस अल्फा आई कैप। कई बार आपको वो क्या दे देगा, ये एंगल नहीं देगा वो। ठीक है, उसने कहा है कि हमारा वेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है, अल्फा एंगल पे मूव कर रहा है, तो इसका स्प्लिट एंड निकालो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर निकालो। तो हम किस तरह से निकालते हैं? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग ही हमारे पास एंगल है, बट इस एक्सिस के अलोंग हमारे पास एंगल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये एंगल तो हमारा अल्फा हो गया, और ये जो एंगल होगा ये कितना होगा हमारा? ये होता है हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल है ये 90 डिग्री, और ये एंगल क्योंकि थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बचेगा ना। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो ये जो ये वैल्यू आ जाती है, ये आ जाती है ए कोस आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप। साइन अल्फा कहाँ से आया? ये क्या है? कोस 90 डिग्री, ये कितनी है? 90 डिग्री माइनस थीटा। और फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा? फॉर्मूला हमारा ये बोलता है अल्फा कोस ए कोस बीटा होना चाहिए। अब देखो ये ए साइन अल्फा जे कैप कैसे आया? ये एंगल है हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा, ऊपर का जो बचा हुआ एंगल है, निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाती है ए कोस अल्फा आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप। अब आपको ये वैल्यू तो मिल गई, आपको ये फॉर्मूला मिल सकता है, लेकिन आपको ये नहीं समझाया जाएगा कि ये आया कैसे है। मैं आपको ये समझाती हूँ ये आया कैसे है। देखो ये एंगल हमारा अल्फा था, ये 90 माइनस अल्फा हो गया ऊपर वाला एंगल। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? ए कोस अल्फा ए कोस बीटा। जितना उस एक्सिस के साथ एंगल है वो हमें कोस के साथ रखना है। ठीक है, जब हम कोस 90 डिग्री माइनस अल्फा रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? ट्रिग्नोमेट्री से साइन अल्फा होगी, नहीं होगी वैल्यू, तो इसलिए क्या आ गया? ए साइन अल्फा जे कैप। तो दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से दो फॉर्मूले हो जाते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के। एक तो ये हो जाता है और एक ये हो जाता है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट का मोशन 3D होता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
क्या होता है, टू स्प्लिटिंग द वेक्टर मोर देन वन डायरेक्शन इज नोन एज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसमें हम पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो सिर्फ हमारी डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर हमारे 3 होते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप होता है और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप होता है। जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं दे आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये समझ आ गया। एक टॉपिक आता है हमारा नल वेक्टर, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। क्या, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है इज नोन एज द नल वेक्टर। द वेक्टर विच हैव द मैग्नीट्यूड 0 इज नोन एज द नल वेक्टर। कैसे, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से, जीरो वेक्टर। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं, नंबर 1, अगर हम जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ प्लस करते हैं, ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा वही वेक्टर आ जाता है जिसके साथ उसको ऐड किया गया है। जैसे कि जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, ए वेक्टर। ठीक है। नंबर 2, किसी भी जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर जीरो वेक्टर ही आंसर आता है, यानी दूसरा वेक्टर भी 0 हो जाता है। जीरो वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। नंबर 3, अगर किसी भी जीरो वेक्टर को किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट 0 आता है। जीरो वेक्टर मल्टीप्लाई एनी नंबर, सपोज हम अल्फा मान लेते हैं, सॉरी लैम्डा मान लेते हैं, रियल नंबर, सपोज हम लैम्डा मान लेते हैं, तो जीरो वेक्टर मल्टीप्लाई लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी बात समझ ना आए